अब आप 11th और 12th क्लास में आने वाले जो भी बच्चे जेई की या नीट की तैयारी करेंगे, मैक्सिमम बच्चे जो सिलेक्ट होते हैं वो कोई ना कोई कोचिंग करके सिलेक्ट होते हैं। मेरी 12th के अंदर 90% आई थी और मैंने आईआईटी के अंदर 42 रैंक लेके आया था, आपको पता ही है। तो इसके ये दोनों चीजें एक साथ कैसे मैनेज, मेरा बहुत सिंपल रूल था। बस एक चीज का फायदा होता है कि जो 11th-12th का सिलेबस होता है वही जेई नीट में आता है, तो सिलेबस थोड़ा सा मैचिंग होगा। ओपन स्कूलिंग एक वेल स्टैब्लिश मैकेनिज्म है, लीगल मैकेनिज्म है। बहुत सारे बच्चे तो ये सोचते हैं कि इलीगल रिक्वायरमेंट, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोस्तों जेई मेन और जेई एडवांस के लिए, मतलब देखो जेई मेन जेई एडवांस देने के लिए ये क्राइटेरिया है। आप समझो इसका डिफरेंस समझो, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है प्रशांत जैन और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। और दोस्तों ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने अभी 10th बोर्ड का एग्जामिनेशन दिया है और अपने रिजल्ट का आप वेट कर रहे हैं, और 11th में आप कैसे पढ़ेंगे, कहां पढ़ेंगे, ये चीज आप लोगों के दिमाग में आ रही है। तो इस वीडियो के थ्रू आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं और मैं आपको क्लियर चीजें बताऊंगा कि कैसे आप यूज कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन को। तो देखिए दोस्तों, अब आप 11th और 12th क्लास में आने वाले हैं। जो भी बच्चे जेई की या नीट की तैयारी करेंगे, जो भी बच्चे जेई और नीट की तैयारी करेंगे, उनको मैक्सिमम बच्चे जो सिलेक्ट होते हैं वो कोई ना कोई कोचिंग करके सिलेक्ट होते हैं। उसमें से उस कोचिंग का एक पूरा करिकुलम होता है और कोचिंग एक स्कूल की तरह ही चलती है। आपको होमवर्क भी मिलता है, आपके रेगुलर टेस्ट भी होते हैं। तो अब आप सोच के देखो कि आप दो स्कूल एक साथ आपको मैनेज करने। जस्ट इमेजिन, सुबह आप एक पर्टिकुलर स्कूल में जा रहे हो और शाम को दूसरे स्कूल में जा रहे हो, राइट? बस एक चीज का फायदा होता है कि जो 11-12 का सिलेबस होता है वही जेई नीट में आता है, तो सिलेबस थोड़ा सा मैचिंग होगा। बट 4th और 5th सब्जेक्ट भी है, वो आप लोग कोचिंग में नहीं पढ़ोगे, स्कूल में पढ़ोगे। तो ये सारी जो डाउट्स है ना, उसको सॉल्व करने के लिए ये सेशन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको प्लीज एंड तक आप लोग देखिएगा। अगर, और बाकी ये देखो, ये सारी जो गाइडेंस है ना मैं रेगुलरली आप लोगों को दूंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा निम्बस बैच ज्वाइन नहीं किया ना, तो निम्बस बैच ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। ये दोस्तों जेई 2027 के लिए बैच है, ठीक है, जिसमें पूरी गाइडेंस में, मेरी गाइडेंस में आप लोग पढ़ोगे और पीजे लाइव कोड यूज करके आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन आप लोग को लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है 2 ईयर का निम्बस बैच के लिए। तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कीजिए पीजे लाइव कोड यूज करके, और फिर आप लोग मुझे बताएंगे कहां पे, @प्रशांत42 जैन टेलीग्राम मुझे करेंगे, राइट? मेरे साथ पढ़ने का सबसे ज्यादा फायदा यही है कि आपको हर एक चीज की गाइडेंस मिलेगी। जैसे अभी स्कूल की गाइडेंस मिल रही है, उसी तरह से आपकी लाइफ में जितने भी डाउट्स होंगे, जो भी डाउट्स होंगे, उन सभी चीज की गाइडेंस आप लोगों को मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में मिलेगी। प्लस सब्सक्रिप्शन आप लोग को लेना है, प्लस सब्सक्रिप्शन अभी 8999 का है पीजे लाइव कोड यूज करने का। जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? चलिए, तो अब दोस्तों सिंपल सी बात करेंगे कि क्या है सर, ये प्रॉब्लम क्या हो रही है सर। अभी ये मतलब सीबीएसई का सर्कुलर भी आ गया है कि भाई जो डमी स्कूल्स हैं, जो यहाँ पे बच्चे अटेंड नहीं करते हैं, वहां पे बच्चों को अटेंडेंस लेनी पड़ेगी, बच्चों को जाना पड़ेगा, और स्कूल अब क्या फोर्स कर रहे हैं। अब आप सोच के देखिए, मैं एक बहुत कॉमन सेंसिकल बात करूंगा एज ए एजुकेशनिस्ट। यार 10वीं क्लास तक हम लोग सब स्कूल करते हैं, अच्छी चीज है। 10वीं क्लास तक बच्चे को पता भी नहीं होता है कि उसको करना क्या है। 11वीं में बच्चा स्ट्रीम चूज करता है। स्ट्रीम चूज करने का मतलब यह है कि अब उसकी चॉइस है, उसको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इस फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है ये कंपल्शन कि आपको रोज स्कूल जाना है। बट देयर आर सर्टेन रूल्स जो फॉलो करने चाहिए। ये रूल्स बेसिकली उन बच्चों के लिए बनाए गए हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं, कोचिंग में भी बर्बाद रहते हैं, और ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। इस हिसाब से बेसिकली ये रूल बनाए गए। तो मैं इस रूल को अपोज तो नहीं कर रहा, बट मैं आप लोगों को जो चीज बता रहा हूं ना, वो ये है कि जो सीरियस कैंडिडेट है, जो सिंसियर कैंडिडेट है, जो सही में बहुत अच्छी पढ़ाई करना चाहता है, वो स्कूल में जाता है, जिसको जाना पड़ता है। स्कूल के प्रोजेक्ट्स करने पड़ते हैं, स्कूल में सबमिशंस करने पड़ते हैं, स्कूल के प्रैक्टिकल्स करने पड़ते हैं, और उस वजह से जो अब कट थ्रोट कंपटीशन हो गया है, वहां पे वो लैप्स कर जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है, मैं आप लोगों को सोल्यूशन की प्रायोरिटीज बताता हूं। देखो, प्रायोरिटी 1 सोल्यूशन, देखिए दोस्तों, देयर आर स्कूल्स विद रिलैक्स्ड अटेंडेंस, ठीक है? रिलैक्स्ड अटेंडेंस होती है बहुत सारे स्कूल्स के अंदर, ठीक है? जैसे आपको पता ही होगा, अगर कोई स्पोर्ट्स कोटा के अंदर गया है बच्चा, तो वो क्या स्पेशल एप्लीकेशन आप लोग स्कूल में दे सकते हो। कुछ स्कूल्स इसको एक्सेप्ट करते हैं। आप अपने स्कूल में बात कीजिए कि भाई हमें जेई की तैयारी करनी है, उसके लिए, और आपके स्कूल में अगर आपकी अच्छी रेपो है, जैसे मेरे स्कूल में मेरी बहुत अच्छी रेपो थी, ऑल्दो मैं 100% अटेंडेंस के साथ स्कूल मैंने किया था। हमारे टाइम पे इतना पढ़ते भी नहीं थे बच्चे यार, है ना? मतलब जो जेई का करिकुलम था वो देखो छोटा सा ही है, बच्चे क्या है ना उसको बहुत टफ बना देते हैं। एक चीज को 10 जगहों से पढ़ के,
एक जगह एक की जगह 10 बुकें करके, इस वजह से क्या बच्चे इसको बहुत टफ बनाते हैं। इतना टफ करिकुलम है भी नहीं जेईई का, ठीक है, बट नंदलेस जो है सो है। तो स्कूल के अंदर आप अपने स्कूल के अंदर बात कर सकते हैं अगर वो आपको रिलैक्स अटेंडेंस दे दें, अगर स्कूल में अच्छी आपकी रेपो है तो, ठीक है। तो एक ये प्रायोरिटी वन है, क्योंकि देखो सब लोग को क्या है ना, सीबीएसई स्कूल करना है आजकल। सीबीएसई स्कूल करने का रीजन ये है कि जेईई मेन के अंदर जैसे एनसीईआरटी में से पेपर आता है, अब एनसीईआरटी जो है वो सीबीएसई की टेक्स्ट बुक है, तो इसलिए बहुत सारे बच्चे सीबीएसई की तरफ रुझान रखते हैं। ऑल्दो देयर आर मेनी बोर्ड्स जहां पे जो एनसीईआरटी की बुक है वही स्टेट बोर्ड में चलती है, जैसे राजस्थान बोर्ड हो गया, है ना, या फिर कोई सा भी बोर्ड जहां पे ये चलता है। मतलब काफी देखो करिकुलम क्या है ना, बहुत ज्यादा डेविएटिंग नहीं होता है, करिकुलम थोड़ा आसपास ही होता है, ठीक है। अब देखो राजस्थान बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, मतलब बेसिकली स्टेट बोर्ड्स, राइट, है ना। अभी मेरे को पता है आईसीएसई के बच्चे जो देख रहे हैं ना गुस्सा कर रहे होंगे कि सर हमारे बोर्ड को आप प्रायोरिटी में नहीं ले रहे हो। लाएंगे, अभी लाएंगे, है ना, मैं आपको बताऊंगा कैसे लाएंगे। अब ये देखो स्टेट बोर्ड जो होता है ना, यहाँ पे क्या है ना, ऐसा कोई सर्कुलर है नहीं, और काफी ऐसे स्कूल्स आपको मिल जाते हैं जो रिलैक्स्ड अटेंडेंस रखते हैं, करेक्ट, जो अटेंडेंस जो है वो थोड़ी सी रिलैक्स रखते हैं, है ना। उनको ये है कि आप उनको एप्लीकेशन दो, वो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करते हैं, उनको ये रहता है कि यार हाँ भाई बच्चा पढ़ेगा और परफॉर्म करेगा, ठीक है। बट ये चीज याद रखें, आप सभी बच्चों को मैं बता दूं दोस्तों, 75% इन 12th बोर्ड या फिर टॉप 20% में अगर आप हो किसी में बोर्ड के अंदर, इज रिक्वायरमेंट, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोस्तों जेईई मेन और जेईई एडवांस के लिए। मतलब देखो जेईई मेन जेईई एडवांस देने के लिए ये क्राइटेरिया नहीं है, आप समझो इसका डिफरेंस समझो, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। 75% से कम किसी की आती है ना तो वो जेईई मेन जेईई एडवांस दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। जेईई मेन एडवांस के बेसिस पे अलग अलग कॉलेजेस में मिलते हैं, मगर आईआईटीज के अंदर अगर आपको एडमिशन चाहिए, एनआईटीज के अंदर अगर आपको एडमिशन चाहिए, ट्रिपल आईटीज के अंदर अगर आपको एडमिशन चाहिए, तो आपको 75% एंड अबव लाना पड़ेगा 12th बोर्ड में, या फिर टॉप 20%। कुछ बोर्ड्स क्या होता है बहुत टफ होते हैं, जिसमें मार्किंग बहुत टफ होती है, जिसमें हाईएस्ट ही जैसे मान लो 82% आ रही है, एग्जांपल ऐसा आजकल तो वैसे कोई ऐसा बोर्ड बचा नहीं है, बट फिर भी ऐसा मान लो, तो वहां पे क्या टॉप 20% बच्चों को लेते हैं, कि अगर आप टॉप 20% बच्चों में हो तभी आप जेई और जेई मेन और जेई एडवांस के थ्रू आईआईटीज नीट पा सकते हो। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना होता है कि आप कुछ भी करो यहां पे, मगर ये चीज आपको मैनेज करनी है इवेंचुअली। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मतलब क्या है कि आपको ये करना पड़ेगा, वरना आपकी चाहे जेई में रैंक आ जाए तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, ऐसे हर साल ऐसे केसेस होते हैं, बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं होता है, बहुत सारे बच्चों को तो ये बात पता ही नहीं होती है, ठीक है। अब तो मैंने आपको बताया स्टेट बोर्ड आप प्रायोरिटी रखो, उसका रीजन देखो दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये रिलैक्स्ड अटेंडेंस सबकी बातचीत क्यों चल रही है। बहुत सारे पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स को ये वीडियो दिखाइएगा, आपके पेरेंट्स का अभी भी ये मानना है कि भाई जैसे सीबीएसई के एग्जामिनेशन हो गए 10th बोर्ड के अंदर जैसे 4-5 घंटे में काम होता है, वैसे जेई के अंदर 7-8 घंटे में काम हो जाएगा। नहीं, जेई पढ़ना, नीट पढ़ना इज 10 to 12 आवर्स ऑफ अफेयर। 10 से 12 घंटे पढ़ने पड़ते हैं, बहुत सारा होमवर्क करना पड़ता है, क्योंकि जिस तरह के पेपर्स आ रहे हैं, जिस तरह के एग्जामिनेशंस आ रहे हैं, वहां पे टाइम मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट, ये सब करने के लिए आपको समय चाहिए। और बच्चे को समय तभी मिलेगा जब बच्चे को समय मिलेगा, राइट। कैसे? जब स्कूल से थोड़ा सा वो रिलैक्स रहेगा। बट मैं आपको स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा किस तरह से पढ़ना होता है स्कूल एग्जामिनेशन के लिए, ताकि आपका ये बर्बाद ना हो। क्योंकि पेरेंट्स का कंसर्न क्या है? पेरेंट्स का कंसर्न ये थोड़ी कि आप स्कूल जाओ नहीं जाओ, पेरेंट्स का कंसर्न ये है कि बोर्ड में परसेंटेज खराब नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आज भी जो पेरेंट्स की इज्जत है ना, वो 10th बोर्ड 12th बोर्ड के मार्क्स पे रुकी हुई है, ठीक है। प्रायोरिटी 3 होते हैं दोस्तों एनआईओएस, राइट, ओपन स्कूलिंग इसको बोलते हैं। ओपन स्कूलिंग में क्या होता है दोस्तों, एंड में आप एग्जाम दो मस्त। ओपन स्कूलिंग के अंदर क्या होता है कि आप एंड में एग्जामिनेशन दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप अपने हिसाब से पढ़ो। करिकुलम जो है वो एनसीईआरटी का ही, इसमें भी एनसीईआरटी किताबें चलती है, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ओपन स्कूलिंग एक वेल स्टैब्लिश मैकेनिज्म है, लीगल मैकेनिज्म है। बहुत सारे बच्चे तो ये सोचते हैं कि इलीगल होता है, इलीगल बिल्कुल भी नहीं होता है एनआईओएस। एनआईओएस इज अ परफेक्टली लीगल बोर्ड। इसकी जो परसेंटेज होती है इट्स अ परफेक्टली एक्सेप्टेड बोर्ड एग्जामिनेशन। बस ये है कि कुछ लोगों को अपनी प्रोफाइल में, पोर्टफोलियो में, ठीक है ना, बहुत अच्छे अच्छे स्कूल चाहिए होते हैं। जैसे आप डीपीएस से पढ़े हुए हो नहीं पढ़े हुए हो, डीएवी से पढ़े हुए हो नहीं पढ़े हुए हो, सेंट पॉल से पढ़े हुए हो नहीं पढ़े हो, सेंट जेवियर से पढ़े हो नहीं पढ़े हुए, सीएमएस से पढ़े हो नहीं पढ़े हो, ये बड़े बड़े जो स्कूल्स है ना, इन्होंने एक फोमो बनाया हुआ है कि भाई आपके पोर्टफोलियो में इनका नाम होना चाहिए। इसलिए क्या ना एनआईओएस को इतनी इज्जत नहीं मिलती है। बट मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि एनआईओएस करने के बाद अगर आपके नाम के साथ आईआईटी बॉम्बे जुड़ गया ना, तो फिर ये बाकी सारे नाम बहुत छोटे लगते हैं।
ठीक है, बाकी सारे नाम बिल्कुल छोटे हैं, आईआईटी बॉम्बे यहाँ पर है, ठीक है। और इसका एक रीजन मैं बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है विशाल राज, ठीक है, विशाल राज मेरा एक दोस्त है, इसने 12th में जो है ना NIOS किया था, इसकी 400 के करीब रैंक आई थी। IIT खड़गपुर से इसने कंप्यूटर साइंस किया और उसके बाद इसने IAS क्रैक किया और आज ये मतलब बेसिकली IAS ऑफिसर है, ठीक है। तो इसने NIOS से किया था और ये तब से चल रहा है, मतलब मैंने 2008 में जेई दिया था, 2008 में भी ये लेजिटिमेट चीज थी, क्योंकि लोगों को क्या होना, देखो बेसिकली क्या होता है, ये रिलैक्स अटेंडेंस वाली जो चीज हिसाब किताब है ना, इसमें थोड़ी सी रिस्क होती है। रिस्क क्या होती है कि मान लो स्कूल ने अलाउ भी कर दिया आपको, फिर मतलब स्कूल में इंस्पेक्शन हो गया, आप वहां नहीं पाए गए, अटेंडेंस के अंदर कुछ गड़बड़ हो गई, तो कुछ जगह ऐसा हो जाता है कि एनरोलमेंट कैंसिल कर जाता है, तो मतलब बहुत रिस्क होती है इसके अंदर। और इस वजह से स्कूल आजकल बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट भी हो गए, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा CBSE देख रही है खासकर, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बट हैविंग सेड दैट, अगर आप फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक एक स्कूल में हो ना, तो उसकी एक वैल्यू होती है। जैसे मैं मोदी स्कूल में था स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, उसकी एक वैल्यू है ना। फिर सिमिलरली ये वाला जो राजस्थान बोर्ड है, ये इसका यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव है, इसलिए मैंने इसको प्रायोरिटी बोला है। प्रायोरिटी 3 होता है NIOS बेसिकली। अब देखिए ICSE को भी मैं बेसिकली यही रखता हूं। अगर आप ICSE स्कूल में हैं तो उसी स्कूल में कंटिन्यू करने की कोशिश कीजिए, गिवन आपकी रिलैक्स्ड अटेंडेंस। अब रिलैक्स्ड अटेंडेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं आपको सिंपल बता देता हूं। आप सारे एग्जाम्स देने जा रहे हैं, वीक में 2 दिन स्कूल जा रहे हैं, ऐसा कुछ आपका हिसाब किताब होना चाहिए। कुल मिला के मैं ये कह रहा हूं कि आप 2 आउट ऑफ 7 डेज स्कूल जा रहे हैं, अगर ऐसा हिसाब किताब आपको मिल रहा है, और लेस देन 2 है तो और भी बढ़िया, मतलब अगर 2 या 2 से कम भी मिल रहा है तो और भी बढ़िया। 2 दिन स्कूल जा रहे हैं आउट ऑफ 7 डेज, डिसाइड कर लीजिए कौन से स्कूल जा रहे हैं, तो आपको अपने स्कूल में ही कंटिन्यू करना चाहिए। वरना आप बोर्ड चेंज करने का सोच सकते हैं, वरना NIOS सोच सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट, स्कूल के एग्जामिनेशन तो फिर भी देने पड़ेंगे, वहां पे अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो स्कूल वाले आपसे खुश रहते हैं। तो मेरा तरीका क्या था इसके अंदर, मैं आपको बता देता हूं। मेरी 12th के अंदर 90% आई थी और मैंने IIT के अंदर 42 रैंक लेके आया था, आपको पता ही है। तो इसके ये दोनों चीजें एक साथ कैसे मैनेज हुई, मेरा बहुत सिंपल रूल था। अगर मैं सेट्स पढ़ रहा हूं जेई कोचिंग के अंदर, तो मैं तुरंत उसकी NCERT कर लेता था। सिमिलरली अगर मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर किया जेई में, तो वहां पे जैसे मेरी जेई की बुकलेट खत्म हुई ना, मैंने NCERT खत्म कर ली, क्योंकि मैं देखो स्कूल पे तो डिपेंडेंट ही नहीं हूं कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर फिजिक्स के अंदर मैकेनिक्स जैसे चल रही है, कोई भी चैप्टर ले लो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ले लो, वो NCERT से कर लिया, सारे क्वेश्चंस कर लिए NCERT के। मैं तो अपने टाइम पे NCERT प्लस एग्जाम्पलर करता था, ताकि मेरे को तो एक अच्छी, इसका एक और बेनिफिट भी है, जेई मेन का जो पेपर है ना, वो काफी हद तक NCERT से बनता है, NCERT से इंस्पायर्ड होता है, राइट। तो NCERT पढ़ना तो वैसे भी कंपलसरी है ही सही, तो इसलिए आप इस तरह का मैकेनिज्म फॉलो कीजिए जिससे आपको जेई मेन में भी फायदा हो। अब रही 4th और 5th सब्जेक्ट की बात। अब बहुत सारे बच्चे तो 6 सब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है। इंग्लिश हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया और IT हो गया। अब फिजिकल एजुकेशन स्टील डील है, आप इसको 11th में नहीं भी पढ़ोगे तो भी 12th में आराम से पढ़ के नंबर ला सकते हो, इसको आप छोड़ सकते हो एंड तक के लिए। मगर इंग्लिश आपको रेगुलरली वैसे भी पढ़नी चाहिए। इंग्लिश पढ़ने का फायदा मैं आप लोगों को बताता हूं। जेई के जो प्रोफेसर होते हैं ना, वो जो क्वेश्चन बनाते हैं जेई एडवांस के अंदर, उनकी इंग्लिश आप देखोगे ना बहुत टफ लगेगी आपको, तो आपको अपनी इंग्लिश का जो लेवल है ना वो लगातार इंप्रूव करना पड़ेगा। अब जैसे मेरे जैसे जो टीचर है, मैं तो फिर भी थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल लेता हूं, मगर बहुत सारे तो देसी टीचर ही होते हैं जो बहुत ज्यादा इंग्लिश बोलते भी नहीं अपनी क्लासेस के अंदर, राइट। तो आपकी जो इंग्लिश का लेवल है ना वो डिटोरिएट होता रहता है, ठीक है। अभी बहुत सारे बच्चों को तो ये भी पता नहीं होगा डिटोरिएट का मतलब क्या होता है, राइट। एनीवे, जोक्स अपार्ट, आपको इंग्लिश लगातार पढ़नी चाहिए, ये आप सेल्फ स्टडी करें। और इसका मैकेनिज्म मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो देखो, टाइम टेबल मैं आप लोगों के लिए बना सकता हूं। हर 3rd संडे आपका टेस्ट होता है, हर 3rd संडे आपका टेस्ट होता है। उसके अलावा जो 2 संडे हैं, आप वहां पे 3 आवर्स का इंग्लिश का स्लॉट लगाइए। हर संडे बेसिकली इंग्लिश पढ़िए, ठीक है। कोई चैप्टर खुद से पढ़ लिया, उसका 1 शॉट देख लिया, यूट्यूब पे हर चैप्टर के 1 शॉट्स अवेलेबल है। जो चैप्टर आप पढ़ना चाहोगे उसका 1 शॉट वगैरह अवेलेबल है, नोट्स बना लिए उसके, ताकि क्या है कि फैमिलियर रहेगा, फिर उसके बाद एंड में रिवीजन करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। मैं आप लोग को ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं दोस्तों जो 12th बोर्ड के वक्त, जेई मेन का आपका एग्जाम जनवरी में हो जाएगा और उसके बाद फरवरी मार्च में आप बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करते हो, तो उस समय जेई की तैयारी छोड़ देते हैं, फिर अप्रैल में उनको सब चीजें नई नई लगती है और फिर जेई का एग्जामिनेशन उनका खराब हो जाता है। बोर्ड के चक्कर में जेई का एग्जामिनेशन खराब करने वाले बहुत सारे बच्चे आप लोगों को मिल जाएंगे, क्योंकि वो स्टार्टिंग से मैनेज करके नहीं चलते। स्टार्टिंग से थोड़ा एफर्ट मारते चलो, आपको एंड में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं।
ठीक है, तो ये दोस्तों स्कूल के लिए गाइडेंस है। एनआईओएस की एक जो प्रॉब्लम मुझे फील होती है वो ये है कि इसका एग्जाम जो है ना, जो फाइनल एग्जाम है वो क्लैश कर जाता है, और बहुत अप्रैल टाइप में होता है यार, तो क्लैश कर जाता है इसका एग्जाम। तो ये एग्जाम क्लैश नहीं करना चाहिए इसका, बस मेरी ये मानना है। तो ये इसका एक शेड्यूल वगैरह पता कर लीजिएगा आप, क्योंकि आपका जो जेई एडवांस होगा ना वो मई मिड में होगा, जेई मेन जो होगा वो अप्रैल फर्स्ट वीक में होगा। ये सब चीजें आपकी क्लैश नहीं करनी चाहिए, तो ये सब चीजें आप लोग देख लीजिएगा। बाकी देखो दोस्तों, आपकी जो भी गाइडेंस है ना वो मैं आप लोगों को देता रहूंगा। फिर से मैं आप लोगों को बता रहा हूं दोस्तों, जो मेरा बैच है वो आप लोग ले लीजिए। पीजे लाइव कोड यूज करना पड़ेगा आप लोगों को, ये ध्यान रखिएगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। निम्बस बैच आपको लेना है, मेरे साथ पढ़ना है। टेलीग्राम पे आप लोग मुझे बताएंगे। बाकी मेरा एक व्हाट्सएप नंबर भी है जहां पे आप लोग मुझे बता सकते हैं कि सर मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया है, अब मैं आपको फॉलो करूंगा, राइट। जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। 8 अप्रैल से मेरा नया टॉपिक चालू हो रहा है, उसके अंदर है ना लॉगरिथम हम लोग करेंगे। लॉगरिथम की जो पहली क्लास है दोस्तों वो तो आप लोगों ने देख ली होगी यूट्यूब पे। उसके बाद वाली जो क्लास है ना वो पेड प्लेटफॉर्म पे आएगी, तो 8 अप्रैल से पहले आप लोग सब्सक्रिप्शन लेने की कोशिश करें। ठीक है गाइस, आई होप आप लोग को ये सारी चीजें क्लियर हो गई है। अगर सब लोगों को क्लियर है और इस वीडियो की आपको हेल्प लगती है, दिखती है, आई होप मैंने आपके मैक्सिमम डाउट क्लियर कर दिए होंगे। फिर भी आप लोग के कोई डाउट है तो आप लोग प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में डालिए, ताकि मैं आप लोगों को और गाइडेंस दे सकूं। लेट्स क्रैक इट।